हेलो बेटा। आज इस क्लास में हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। बेटा, अकाउंटेंसी का हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा, ये जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम अपनी कॉन्वर्सेशन। बेटा, हम अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। बेटा, अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कई वजह से होता है। पहला, कई बार पार्टनर जो है वो म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं कि वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है सर। और कई बार बेटा, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो आप देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, पीएसआर चेंज होगा। यस सर। एंड अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी बेटा हमारा पीएसआर चेंज होगा। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो भी हमारा पीएसआर चेंज होगा। और इसी तरीके से अगर एमलगमेशन होता है, एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, अगर दो पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन होता है तो इसमें भी बेटा हमारा रेशो चेंज होता है। तो इन सब केसों में क्या हो रहा है, इन सब केसों में बेटा रेशो जो है वो चेंज हो रहा है। और जब जब रेशो चेंज होगा तो उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बेटा, जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है ना तो बेटा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें पता है क्या करना होता है। पार्टनरशिप डीड को हमें क्या करना होता है बेटा, चेंज करना होता है। चेंज करना मतलब पार्टनरशिप डीड को हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है सर। तो अभी जो हमारा ये चैप्टर है ना वो हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे म्यूचुअल डिसीजन। अगर दो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल डिसीजन हो कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाहते हैं तो उस पर ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। ठीक है सर। तो बेटा, अब अगर हम बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, तो बेटा ये तो तभी होगा जब पार्टनर्स म्यूचुअल डिसीजन लेंगे कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाह रहे हैं। यस सर। तो बेटा अब हम देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होगा तो क्या होगा। तो बेटा एक तो हमारा ओल्ड रेशो होगा, ओल्ड रेशो मतलब चेंज करने से पहले, और एक होगा बेटा हमारा न्यू रेशो यानी कि चेंज करने के बाद।
अब आप खुद देखिए, जब कभी रेशो चेंज होता है तो क्या होता है। जब भी कभी रेशो चेंज होता है तो आप बोलेंगे, जब भी कभी रेशो चेंज होगा तो बेटा किसी को तो फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। यस सर, किसी को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशो। ये सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ठीक है सर। बेटा आप इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके पता लगा सकते हो कि कौन सा पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। बेटा इस फॉर्मूले का जब आप यूज़ करेंगे तो जो आपका आंसर होगा, जो भी आपका आंसर होगा बेटा वो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर बेटा आपका आंसर पॉजिटिव आया तो समझ जाना कि पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो आप समझ जाना पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। ठीक है सर। बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों के बीच में रेशो था 3:2। बेटा इन्होंने अपना रेशो चेंज किया और अपने रेशो को चेंज करके कर लिया 2:1। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। अगर हम ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशो कितना था, 3/5। बी का ओल्ड रेशो कितना था, 2/5। तो कुल मिला के 2/3, 3/5 एंड 2/3। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आया, 15। तो बेटा हम देखेंगे कि 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंजा 15, 5 दूनी 10, तो माइनस में 1/15। अब बेटा क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, ये कर रहा है सर गेन। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी का जो रेशो था वो था ओल्ड 2/5, न्यू था 1/3। अगर हम इसका एलसीएम ले 15 तो आप देखिए 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/15। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बेटा ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ठीक है सर। तो बेटा इस चैप्टर में जो पहली चीज़ हमें सीखनी होती है वो सीखनी होती है कि हम सेक्रीफाइस रेशो जो है वो कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम गेन या सेक्रीफाइस निकालते हैं। आप देख रहे होंगे कि ए जो है जितना गेन कर रहा है ना उतना ही बी सेक्रीफाइस कर रहा है। हमेशा ये दोनों चीज़ें मैच होगी, गेन और सेक्रीफाइस हमेशा सेम आएंगे, ये तय है, समझ लीजिए। ठीक है सर। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गुडविल है क्या। बेटा गुडविल क्या है, गुडविल इज अ रेपुटेशन earned by the business over the period of time. Goodwill is the reputation earned by the business over the period of time. बेटा गुडविल जो है वो दो तरीके की होती है। एक जो होती है वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक जो होती है बेटा वो होती है परचेस्ड गुडविल। यस सर। बेटा जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला जो मेथड है बेटा वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड।
दूसरा बेटा हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो बेटा हमारा मेथड है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा आप देखो ये जो तीनों मेथड है इससे हम अपनी गुडविल निकाल रहे हैं, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो हम इसमें अपनी गुडविल निकाल रहे हैं। तो बेटा ये गुडविल कौन सी होती है? बेटा ये वो गुडविल होती है जो हम बाहर से खरीदते हैं। इसको बेटा हम क्या करते हैं, बाय कहाँ से कब बाय करते हैं? बेटा जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं ना, किसी का जब हम बिजनेस बाय करते हैं तो उस वक्त साथ साथ उसके बिजनेस के साथ साथ हम उसकी गुडविल को भी खरीद लेते हैं। ठीक है सर। अब बेटा ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ये कैसे काम करता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो कैसे काम करता है? बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब हम देखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। तो बेटा इसमें हम हमारे पास जितने भी ईयर्स दिए होते हैं उन सब का जो है टोटल लगाते हैं और उसे नंबर ऑफ ईयर्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बेटा यहाँ पे हमें एक ध्यान देने की बात भी है। क्या ध्यान देना है? बेटा जब हम प्रॉफिट का टोटल लगाए तो हमें ध्यान देना है, हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट्स ही हमें अपनी कैलकुलेशन में लेने हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं लेने हैं। अगर आपको कहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो आपको क्या कर देना है, अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो आपको उस प्रॉफिट में से उसे लेस कर देना है। और अगर आपको कहीं एबनॉर्मल लॉस मिल जाए तो बेटा आपको उसे जो है वो ऐड कर देना है। तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम आपको ये जो है दो बातें ध्यान में रखनी है। नॉर्मल प्रॉफिट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि बेटा हम अपने बिजनेस की गुडविल निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम एबनॉर्मल चीज़ों को नहीं ले सकते, क्योंकि एबनॉर्मल चीज़ें जो है वो कभी कभी होती हैं, वो रेगुलर नेचर की नहीं होती है, इसलिए हम उससे कभी भी अपनी गुडविल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद बेटा गुडविल जब हम निकालते हैं तो गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसको बेटा हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी गुडविल जो है वो निकाल लेते हैं। बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब ये है कि जिस पर्सन से हम बिज़नेस खरीद रहे हैं तो हम एक तरीके से हम देखते हैं कि जब हम किसी का बिज़नेस खरीदेंगे तो हमें उसकी बनाई हुई गुडविल से कई वक्त तक प्रॉफिट होगा। तो जैसे हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो बेटा जिससे हम बिज़नेस खरीद रहे हैं आप देखेंगे कि उससे जो हम गुडविल खरीदते हैं ना उसकी भी बेटा एक्सपायरी डेट होती है। हम दूसरे की गुडविल से कब तक जो है प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है 2 साल या 3 साल, उसी को बेटा हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि हमारा जो है सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे काम करता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा हम? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला बेटा ये है, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लेस कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आप देख ही चुके हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो अब आप देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा आपको क्वेश्चन में क्या देखनी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा जब आप क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उस पर जो है आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम NRR बोलते हैं, अगर आप इसे लगा देंगे तो बेटा आपका क्या निकल आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई तो बेटा आप चेक करना, आपको क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज दी होगी, एसेट्स और लायबिलिटी। तो अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे, एसेट्स में से बेटा अगर आपने लायबिलिटीज़ लेस कर दी तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है सर। बेटा ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये रेट की फॉर्म में होता है, परसेंटेज की फॉर्म में होता है। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा कभी नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में जब जहाँ पर आपको ये NRR ना दिया हो, ये आपको हमेशा दिया होगा। तो बेटा एक्चुअली में एवरेज प्रॉफिट होता क्या है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है कि व्हाट वी आर अर्निंग, व्हाट वी आर अर्निंग, हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है सर। तो बेटा जो हम कमा रहे हैं वो AP है, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है व्हाट अदर्स आर अर्निंग। बेटा जो दूसरे कमा रहे हैं वो NP है। ठीक है सर, फाइन। तो और बेटा SP क्या हुआ, व्हाट एक्स्ट्रा, व्हाट एक्स्ट्रा वी आर अर्निंग। बेटा हम जो दूसरों से ज़्यादा कमा रहे हैं उसे हम बोलते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट। अब अगर आपका सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, सिंपल है। ठीक है सर। अब उसके बाद आप देखिए, हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा ये जो है ये बेसिकली दो तरीके का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर। बेटा पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल निकालने के लिए अभी जो है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अगर आपको गुडविल निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटा आपको एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होगी और उसमें से आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बेटा आपको लेस कर देनी होगी। कई बार बेटा क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है, या फिर कई बार इसके नाम की जगह आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हो सकता है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि सर फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AP कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, AP को लेना है। AP के नीचे बेटा आपको रेट लगाना है, इनटू में कर देना है 100, तो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AP निकल आएगा। ठीक है सर। सर ये बताओ ये कैसे निकालेंगे? बेटा ये निकालने का तरीका बहुत आसान है, या तो ये क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया हो तो बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है सर, हम आपकी बात जो है वो समझ गए हैं। ठीक है बेटा। बेटा मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, बेटा ये मेथड जो है वो बहुत ही इजी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको बस सुपर प्रॉफिट लेना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम ऊपर देख ही चुके हैं, आपने ये सब देखा है, हमने सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल रखा है। तो सुपर प्रॉफिट के नीचे जो है आपको रेट रखना है, इनटू में कर देना 100, तो बेटा आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। ये मेथड बहुत ही इजी है। तो बेटा ये सारे हमारे गुडविल के कैलकुलेशन करने के मेथड। ठीक है सर, ओके सर। अब बेटा आप देखिए कि मान के चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि आपने गुडविल निकाल ली। तो बेटा अब देखो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है
चेंज इन PSR। तो अब आपके पास दो तरीके की गुडविल है। एक गुडविल है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यस सर। और बेटा जो दूसरी गुडविल है वो आपके पास है बेटा परचेस्ड गुडविल। ठीक है सर। बेटा ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है, ये आप ध्यान से देखिए, ये गुडविल आपको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दी होगी। आप इसको दिमाग में सेट कीजिए। ये गुडविल आपको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दी होगी। बेटा ये जो गुडविल है ये आप खुद कैलकुलेट करते हैं, ये सेल्फ कैलकुलेट करते हो आप। अभी अभी आपने कैलकुलेट करना सीखा भी, आपने कई मेथड से सीखा, AP मेथड से, SP मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, बेटा कई मेथड से आपने खुद ही कैलकुलेट करना सीखा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखाते, ये बैलेंस शीट में कभी नहीं होती। सर ये बैलेंस शीट में क्यों नहीं होती? बेटा ये बैलेंस शीट में इसलिए नहीं होती क्योंकि बैलेंस शीट में वो चीज़ें आती है जो हम दूसरों से खरीदते हैं। तो बेटा ये हमारी एक ऐसी एसेट्स है, आप देखोगे गुडविल जो है वो हमारी कैसी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो बेटा ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, ये आप खुद कैलकुलेट करते हो। ये बैलेंस शीट में इसलिए नहीं आती बिकॉज नो ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये गुडविल हम किसी से खरीदते नहीं हैं और ट्रांजैक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है, जबकि इस गुडविल में हम कुछ एक्सचेंज नहीं करते, इसलिए ये गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती। ठीक है सर, हम आपकी बात जो है वो समझ रहे हैं। ठीक है, अब बेटा आप देखो इस गुडविल का आपने करना क्या है। जब भी आपको ये गुडविल दी हो तो आपको बेटा ये गुडविल किस तरीके से दी होगी, आपको क्वेश्चन में मिले, क्वेश्चन में ऐसी लाइन मिलती है गुडविल इज वैल्यूड। आप देखना अगर क्वेश्चन में ये वर्ड्स लिखे हुए गुडविल इज वैल्यूड रुपीज़ दिस एंड दिस, तो आप समझ लेना ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि ये वैल्यूड वाला वर्ड जो है ना, ये अपने आप में इंडिकेटर है कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा है। तो बेटा अगर ऐसी गुडविल आपको दी हो तो आपको एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट। ठीक है बेटा, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। तो आपको ये वाली जर्नल एंट्री बनानी है क्वेश्चन में, जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तब तब। ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा परचेस्ड गुडविल की। परचेस्ड गुडविल बेटा आपको हमेशा बैलेंस शीट में दी होगी, और बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड, एसेट साइड। और बेटा जब जब रेशो चेंज होगा ना, तो आप देखना ये गुडविल जो है, ये आपको इस गुडविल को क्या करना है, आपको इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे करोगे बेटा, क्योंकि आपकी एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए जब आप किसी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो क्या होगी, क्रेडिट। तो आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आपको ये जर्नल एंट्री जो है यहाँ पर पास करनी है। ठीक है सर, हम आपकी बात जो है समझ गए हैं। तो बेटा आपको दो ध्यान रखनी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में ये एंट्री होनी है, एंड ओल्ड जनरेटेड परचेज गुडविल में आपको ये एंट्री करनी है। और ये किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये किस रेशो में करोगे आप बेटा, ये आप करोगे सेक्रीफाइस रेशो में। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि जो सेक्रीफाइस पार्टनर्स को मिलेगा वो उनके सेक्रीफाइस रेशो में मिलेगा। ठीक है सर। इसके बाद बेटा हम आगे बात करते हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, चेंज होता है, तो बेटा उसके बाद हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बेटा, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स जो है वो क्या होते हैं। पहली बात तो ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स जो है ये आपको कहाँ दिए होंगे सर, ये हमें दिए होंगे लायबिलिटी साइड में। बेटा आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड में ये रिजर्व्स दिए होंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नाम हो सकते हैं। बेटा एक नाम हो सकता है लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व का। ठीक है सर। एक नाम हो सकता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है सर।
एक नाम हो सकता है बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन। आपको याद होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में हमने 11th में भी पढ़ा था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है सर। एक होगा बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये नाम हो सकता है। और बेटा एक नाम हो सकता है रिजर्व फंड। तो बेटा ये कुछ नाम हैं जो हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, अगर आपको लायबिलिटी साइड में इनमें से कोई चीज़ दिखाई दे तो आपको उसको ओल्ड रेशो में बांट देना है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हो बेटा? आप इसको ओल्ड रेशो में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो क्योंकि आपका रेशो चेंज हो रहा है। तो ये जो है ये कमाई किसकी है? ये कमाई है बेटा ओल्ड पार्टनर्स की। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि अब रेशो चेंज होने वाला है तो ओल्ड पार्टनर्स चाहते हैं जितने भी रिजर्व्स हैं उनको हम पहले ओल्ड रेशो में बांट ले, उसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि इन पे जो पार्टनर्स का हक है वो ओल्ड रेशो में है। इसलिए सब पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इसको अभी के अभी ओल्ड रेशो में इसको अपने अपने अकाउंट में बांट लें। तो बेटा ओल्ड रेशो में बांटने की जो है वो जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में मान के चलो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व 9,000 रुपये का। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 9,000 रुपये का और P&L बेटा दिया हुआ है 3,000 रुपये का। तो अब आपको क्या करना है, इसको देख के आपको इसको बांटना है। बांटने की जनरल एंट्री बेटा आपको क्या करनी है बेटा, आप देखो ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी में जो इनके बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो अब आप इनको बांटोगे तो आपको जनरल एंट्री करनी है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बेटा आपको बांट देनी है। ओल्ड पार्टनर्स जो भी हो, A B C जो भी पार्टनर्स हो उनके बीच में ये बांट देनी है। बट आपको ये एंट्री करते टाइम एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एंट्री होगी किसमें, ओल्ड रेशो में। ठीक है सर। तो बेटा ये आपकी एक्यूमुलेटेड रिजर्व की ट्रीटमेंट है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं जिस तरीके से एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हमने देखे हैं, ऐसे ही बेटा एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस बेटा ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको कहाँ दिए होंगे, ये आपको दिए होंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और कौन कौन से हो सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है P&L का डेबिट बैलेंस। ऐसे ही बेटा एक नाम आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का। आपने याद होगा 11th क्लास में भी ऐसा नाम था फाइनल अकाउंट में जो एसेट साइड में लिखा होता है। और बेटा एक नाम आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये सब क्या है, ये एक्चुअली में है तो एसेट साइड में, बट ये हमारी एसेट्स है नहीं, ये एक्चुअली हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। इनसे हमको जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देखते हो जो प्रॉफिट होते हैं वो लायबिलिटी साइड में आते हैं और जो लॉसेस होते हैं वो एसेट साइड में आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें भी आपको किस में बांटनी है, हमेशा याद रखना, ये सब चीज़ें भी आपको ओल्ड रेशो में बांटनी है, क्योंकि अगर फ़ायदे ओल्ड रेशो में बटे थे तो नुकसान भी किस में बटेंगे, ओल्ड रेशो में बटेंगे। अच्छा, तो आपको कहाँ दिया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो ये मेरी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया हुआ है P&L 9,000 रुपये और बेटा दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 3,000 रुपये। और मान के चलो बेटा हमारे पास तीन पार्टनर हैं A B C और तीनों के बीच में जो रेशो है वो सेम है। तो बेटा मैं कैसे बांटूंगा, ये मेरी क्या है एसेट्स, ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो ख़त्म करने के लिए मेरे को इन दोनों को क्या करना होगा, क्रेडिट। तो मैं क्या एंट्री करूँगा, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू P&L अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेटा ये कितने का था, 9,000 का, ये कितने का था, 3,000 रुपये का।
और इसको हम बांट देंगे तीनों के बीच में 12,000 रुपये को, इसके हिस्से में आ जाएगी 4,000, 4,000 एंड 4,000। तो बेटा ये हमारा जो है कंसेप्ट था एक्यूमुलेटेड रिजर्व लॉसेस का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। तो इस तरीके से आपको ये सारा कंसेप्ट कवर करना है। ठीक है सर। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो करेंगे वो करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे बेटा कुछ एडजस्टमेंट आती है वो हम देखेंगे, और अगली वीडियो में हम एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। तो बेटा ये जो हमारी दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है आने का, इसलिए हम इन दोनों के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर था इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू सो मच। हम अपनी क्लास जो है वो यहीं वाइंड अप करते हैं।